तो जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज वेव ऑप्टिक्स। इस चैप्टर को जब आप पढ़ें तो इसको 3 या 4 पार्ट्स में बांट लें। पहला पार्ट तो हाइगन प्रिंसिपल वाला, पूरी थ्योरी होती है। देन इंटरफेरेंस को पढ़ें, देन उसकी एप्लीकेशन वाईडीएस, देन डिफ्रैक्शन। ये 4 पार्ट्स हैं। तो जब आप ऐसे पार्ट्स में ब्रेक कर लोगे तो एक एक पार्ट को करो अच्छे से, उसको रिवाइज कर लो और फिर अगले पार्ट पे पढ़ो। ठीक है, उसको समझ के। तो रे ऑप्टिक्स में क्या था कि जो लाइट एक्चुअली होती है वो वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। बट जब हम बहुत बेसिक चीजें पढ़ते हैं दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तब हम लाइट को ऐसे मान लेते हैं कि वो रेज में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। वो हम मान लेते हैं, रियलिटी में ऐसा है नहीं। तो अपनी सहूलियत के लिए। बट जब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा कि लाइट वेव है, जो उसकी एक्चुअल नेचर है। इससे अगले चैप्टर ड्यूल नेचर में हम कहते हैं कि लाइट वेव तो है लेकिन कभी कभी पार्टिकल बनती है और पार्टिकल वेव बनता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना ये लाइन में। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को वेव मानेंगे, तो जब उसको वेव मानेंगे, सपोज एक पॉइंट सोर्स है, उससे लाइट ऐसे वेव्स में हर तरफ जा रही है। तो जब लाइट हर तरफ वेव्स में जाएगी तो हमें उसको पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है ना, हमारी लाइफ टफ हो जाएगी कि कैसे ये हर तरफ वेव्स में जा रही है। तो हम क्या करते हैं, हम एक नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस करेगी दैट इज वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। वो सारे पॉइंट्स जो सेम फेज में हैं। जैसे यहां से एक रे निकली, वेव ऑफ लाइट निकली, और उसकी जो क्रेस्ट वाले पॉइंट है जो एक टाइम पे इकट्ठे निकले थे, ठीक है, और वो सारे अब एक स्फीयर पे लाई कर रहे होंगे। जो थोड़ी देर बाद ट्रफ बना रहे हैं वो सब इकट्ठे निकले थे, इकट्ठे निकले मतलब सेम फेज में थे। अब वो एक जगह ट्रफ बना रहे हैं। तो जब पॉइंट सोर्स होगा तो चारों तरफ को वेव्स निकलेंगी। अगर आप क्रेस्ट और ट्रफ को जोड़ दें, सेम फेज का मतलब होता है किसी भी एंगल वाले को जोड़ दें, बट अपनी सहूलियत के लिए ऐसे माने कि सब सब जो वेव्स जा रही हैं उनकी एक मूवमेंट पे जो क्रेस्ट है उन पॉइंट्स को जोड़ दें और ट्रफ को जोड़ दें। तो जो आपको लोकस मिलेगा, जो शेप मिलेगी, उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। आपने याद ही करना है इसकी डेफिनेशन को, और आपको याद रखना है कि पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल होता है। यानी हम अब ऐसे मानेंगे कि जो वेव है, लाइट है, वो ऐसे यहाँ पे ट्रफ बनी कहीं, फिर क्रेस्ट बनी, फिर वो ट्रफ बनी, फिर वो क्रेस्ट बनी। मतलब ये जो क्रेस्ट बनी ना, ये जो सारी वेव्स निकल रही है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सबकी यहाँ पे उस मूवमेंट पे क्या है? क्रेस्ट है। ठीक है, सो ऐसे क्रेस्ट और ट्रफ में ये ट्रेवल कर रही हैं। तो वो हमेशा कौन सी शेप लेंगी? जब पॉइंट सोर्स होगा उनका स्फेरिकल। तो टेक्निकली आपको याद होना चाहिए कि जब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है तो जो उसका वेव फ्रंट की शेप होती है दैट इज स्फेरिकल। अगर आप लीनियर सोर्स लेंगे तो सिलेंड्रिकल होगा। अगर लाइट बहुत दूर से आ रही है तो प्लेनर वेव फ्रंट होगा। तो वेव फ्रंट पहली बात क्या होता है? कॉन्टिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। और इन तीनों की शेप को याद रखें। और अब हम लाइट की जो प्रोपोगेशन स्टडी करेंगे, वेव्स में करेंगे, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट करेंगे। जैसे जैसे आप पानी में एक पत्थर फेंक दो, तो वो जो वेव्स ट्रेवल करती हैं वो हमेशा सर्कुलर शेप में करेंगी, ऊपर नीचे, लेकिन वो सर्कल बनाएंगी। वो एक तरह से वेव फ्रंट होता है। तो हाइगन प्रिंसिपल क्या है जिससे हम प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव्स को स्टडी करेंगे? एवरी पॉइंट ऑन गिवन वेव फ्रंट, आप एक कोई वेव फ्रंट को कंसिडर करो, उसका हर पॉइंट उस वेव फ्रंट को इनिशियली बोलते हैं, जिसको हम इनिशियली कंसिडर कर रहे होते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट। उसका हर पॉइंट क्या करेगा? फ्रेश सोर्स बनेगा न्यू डिस्टरबेंस का। वो नई डिस्टरबेंस छोड़ेगा आगे को। जैसे ये पॉइंट है, ये आगे को अपनी डिस्टरबेंस छोड़ेगा, ये पॉइंट आगे को छोड़ेगा, ये पॉइंट आगे को छोड़ेगा, ये पॉइंट आगे को, सब अपनी आगे, ये जो डॉटेड हैं ये अपनी डिस्टरबेंसेस छोड़ेंगे। उन डिस्टरबेंसेस को बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, एंड दे ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये पहला पॉइंट है हाइगन प्रिंसिपल का, कि एक गिवन वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस बनता है, और वो जो डिस्टरबेंसेस होती हैं वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। एंड इन डिस्टरबेंसेस को बोलते हैं
सेकेंडरी वेवलेट्स। अब किसी मूवमेंट पे अगर आप सेकेंडरी वेवलेट्स को टेंजेंशियली जोड़ दोगे तो आपको नया वेव फ्रंट मिल जाएगा विच इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है वो प्राइमरी बन जाएगा एंड वो नई डिस्टर्बेंसेस आगे को छोड़ेगा। ठीक है, अगेन सेकेंडरी वेवलेट्स और फिर नया बन जाएगा सेकेंडरी। मतलब सेकेंडरी प्राइमरी बन जाता है तो वो फिर आगे डिस्टर्बेंसेस अपनी क्या कहते होते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और उनको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तो वो उनको जोड़ दो तो एक नया वेव फ्रंट बन जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। सो एक वेव फ्रंट के ऊपर दूसरा वेव फ्रंट बनता है। ये है हाइगन प्रिंसिपल। So every point on given wavefront acts as fresh source of new disturbance called secondary wavelets, which travel in all direction with velocity of light. And surface touching these secondary wavelets tangentially in forward direction. Forward direction में एक surface जो होगा, that is called secondary wavelets. अब हम रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। देखो जो हाइगन प्रिंसिपल वाला है ये तो थ्योरेटिकल है, तो ये आप शॉर्ट नोट से कर लोगे, टेक्निकली कंप्लीट है। तो हम यहाँ पे एक इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाएंगे। देखिए वर्ड यूज करना है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, लेकिन ड्रॉ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल मेंशन नहीं करना, बट ये पहले दो रेज ऑफ लाइट दिखाओ, उसकी मिरर पे रिफ्लेक्शन शो कर दो। ये पहली रे ऑफ लाइट आई और ये रिफ्लेक्ट कर गई। फिर दूसरी रे ऑफ लाइट दिखाओ और उसकी रिफ्लेक्शन कर दो। अब ये जो रेज ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है ये वेव फ्रंट होता है, तो ये आपका हो जाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये आया और जब इस पॉइंट एडी तक पहुंचा तो इसकी रिफ्लेक्शन होनी शुरू हुई। ठीक है, और फिर जब ये यहाँ पे सीबी पे पहुंच गया तो इसकी रिफ्लेक्शन हो गई थी। फिर ये बन गया आपका रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। इतनी लाइनें नहीं दिखानी, इतनी मैंने मेंशन करी, जो डायग्राम में दिखाई इतनी दिखाओ। सो रेड वाला इज इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड ये जो ग्रीन वाला दैट इज रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। हमारे लिए सबसे जरूरी है ये वाला, जब इसकी रिफ्लेक्शन होनी शुरू हुई उसके बाद ये लाइट यहां से जितनी देर में ये डी से बी पहुंची उतनी देर में जब इसकी रिफ्लेक्शन होनी शुरू हो गई थी ये यहां से यहां पहुंच गई थी। तो ये जो बन गया था ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट बन गया। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वेव फ्रंट का, ये पहले रे ऑफ लाइट का एंगल दिखाना है आई। ठीक है, तो ये जो वेव फ्रंट का एंगल है वो भी आई आ जाएगा। बिकॉज आप इधर ध्यान से देखें, अगर अगर आप देखें तो ये वेव फ्रंट इंसिडेंट के पाथ के 90 पे होता है, तो ये 90 माइनस आई आ जाएगा एंड ये नॉर्मल है तो ये भी आई हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल आर है तो ये भी आर होगा। मतलब वेव फ्रंट जो मिरर के साथ एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, रे जो बनाती है वो नॉर्मल के साथ बनाती है। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना, आई और आर को बराबर प्रूव करना है। तो आपके सामने दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ए सी बी एंड एक ट्रायंगल है ए डी बी। ये ट्रायंगल हो गया ए सी बी और ये है ए डी बी। इसमें एक साइड ए बी कॉमन है, ठीक है, एक एंगल दोनों में 90 है, ए सी बी और एडीबी। तीसरा, जितने में लाइट यहां ए से सी ट्रेवल करी उतने में डी से बी ट्रेवल करी, तभी तो लाल वाला वेवफ्रंट हरा बना ना। तो वो दोनों बराबर होंगे, एसी और बीडी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम, जो भी लिखना है मतलब बराबर होंगे, बिकॉज लाइट सेम टाइम में ट्रेवल करी तभी तो वेवफ्रंट बदल गया ना। तो ये तीन कंडीशंस होगी, दो साइड इक्वल है, एक 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के। कुछ नहीं करना आपने, रिफ्लेक्शन प्रूव करनी थी यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। तो आप दोनों ट्रायंगल्स को, इंसिडेंट वेवफ्रंट वाले को और रिफ्लेक्टिंग वेवफ्रंट वाले को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें और एक बार फिगर हाथ से बना लें, पेपर में बनती नहीं होती। जब आपने प्रूव करनी है रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, तो पहले ये रेज ऑफ लाइट प्लीज ऐसे मत कर देना, बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं, ये पता नहीं कौन सी रिफ्रैक्शन। पहले रेज का रिफ्रैक्शन दिखाना। ये रे ऑफ लाइट आई, ये नॉर्मल है, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गई। ये रे ऑफ लाइट आई, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गई। इधर मत लेके जाना प्लीज, ठीक है। ये तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट हो जाएगा, यहीं तक दिखाओ। और ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट हो जाएगा, या मेंशन कर देना इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इसमें आपने रिफ्रैक्शन प्रूव करनी है। रिफ्रैक्शन मतलब आपने स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। तो पहली बात, ये हमने रेरर मीडियम लिया, ये हमने डेंसर मीडियम लिया। तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी जो म्यू वन है वो सी बाय
क्या कहते होते हैं, C1 होगा, एंड जो आपका म्यू2 है वो किसके बराबर होगा, C/C2। ठीक है, तो म्यू1 इज टू म्यू2 क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, यानी म्यू1/म्यू2 C2/C1 होगा। तो आपने दो ट्रायंगल लेने हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AB'C। ठीक है, इन दोनों में साइन आई निकालने हैं। तो साइन आई किसके बराबर होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, BC/AC। ठीक है, अब जितनी देर में ये B यहां पे आया है उतनी देर में ही ये जो लाइट है A से B' ट्रेवल करी है। लेकिन जो B से C करी है वो बाहर वाले मीडियम में है, तो वो डिस्टेंस को C1/T लिख देना। ये अंदर वाले में है तो इसको C2/T लिख देना। तो यानी जो साइन आई है दैट इज C1T/AC। सिमिलरली साइन आर किसके बराबर आ जाएगा, AB' किसके बराबर है, C2/T/AC। साइन आई और साइन आर को डिवाइड कर दो, AC कट जाएगा, T कट जाएगा, वो C1:C2 आ जाएगा। और C1:C2 ऊपर आपने करा तो है वो इनवर्स रेशियो है, μ2:μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो स्नेल्स लॉ प्रूव कर देंगे। पहले नंबर पे इसकी प्लीज फिगर ध्यान से बनाएं। फिर आपने याद रखें, रिफ्लेक्शन में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे, इसमें दोनों का साइन आई और साइन आर डिवाइड करना है। एंड ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये C1/T है, ये क्या होगा, C2/T। सिंपल है। उसके बाद ये सारी जो वेवफ्रंट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है थ्रू प्रिज्म, लेंस एंड मिरर, ये आपको याद करनी है। कैसे करनी है मैं बताता हूँ। प्रिज्म में रेज ऑफ लाइट आपको पता है बेस की तरफ दो बार बेंड होती है, तो ऐसे पहले रेज दिखा दें, कुछ नहीं करना, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट दिखा दें, ये उसके बाद परपेंडिकुलर रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट दिखा दें। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसमें पहले से रेज बनाएं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट तो प्लेनर है, ये वाली शेप जो येलो से हाईलाइट कर रही है ये वाली शेप वेव फ्रंट ले लेगा बाद में, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। और इसमें दो लाइनें बहुत है, इसमें भी चार की जरूरत नहीं, दो ही बना लेना है। इसमें इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, ये वाली शेप ले लेगा, ये होगा डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। मिरर में ये पहले रेज दिखाएं सीधी, वो फोकस पे मीट कर जाएंगी ना, इसमें तो रिफ्लेक्ट ही हो जाएंगी। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये तक दिखा लो, आगे गंद पाने की जरूरत नहीं। तो ये मिरर वाली शेप ही ले लेगा एकदम। ठीक है, और इसमें कॉन्वेक्स मिरर में रेज डाइवर्ज होंगी, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और यही वाली शेप लेगा, ये आपका रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है। तो ये शेप्स आपको याद होनी चाहिए। ये टॉपिक तो अपने आप में थ्योरेटिकल है और पूरी तरह से कंप्लीट है, चाहे शॉर्ट नोट्स करो चाहे क्लास की कॉपी करो, तो इसमें तो बिल्कुल भी इशू नहीं आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है कोहेरेंट सोर्सेस। आपको पता होना चाहिए कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। वो सोर्सेस which emit light waves of same wavelength, same frequency and in same phase, एंड जो उनका एम्पलीट्यूड भी हो लगभग सेम हो तो चलेगा, बट मेन चीज है सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज। अगर फेज सेम नहीं है तो जो फेज डिफरेंस स्टार्टिंग में था वही रहे हमेशा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहे, दे आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। डेफिनेशन याद करो। एंड दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, बिकॉज जो लाइट एमिट होती है वो तब होती है जब एटम्स ग्राउंड स्टेट में आते हैं, एक्साइटेड स्टेट से। तो एक दो थोड़ी एटम्स आते हैं, बिलियंस ऑफ एटम इकट्ठे ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, तो वो सेम फेज कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। सो कोहेरेंट सोर्सेज आप कैसे बनाओगे, सिंगल सोर्स से ही बनाओगे। ठीक है, आप सिंगल सोर्स की रिफ्लेक्शन ले लो तो आपके पास ऑब्जेक्ट एंड इमेज आ जाएगा, रिफ्रैक्शन ले लो तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आ जाएगा, तो वो दो बन जाएंगे सोर्सेज और वो दोनों कोहेरेंट होंगे। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी कोहेरेंट नहीं होते, चाहे वो सिंगल वेवलेंथ ही क्यों ना एमिट कर रहे हो, वो सिंगल वेवलेंथ भी अलग अलग ही आएगी। तो दो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, पहली बात वो सोर्सेज जो सेम वेवलेंथ, सेम फ्रिक्वेंसी एंड सेम फेज, या ब्रैकेट में सेम फेज डिफरेंस से एमिट करे लाइट को, दे आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, बिकॉज जब इतने बिलियंस ऑफ एटम ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो सेम फेज में नहीं हो सकते। आपको रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, या जैसे हम वाईडीएस में करते हैं, एक सोर्स से आगे पर्दा लगा के स्लिट्स बना लो, तो ऐसे लंबी लंबी लाइनों से पर्दे काट लो, तो वो दोनों से बनते हैं, तो वो कोहेरेंट हो जाते हैं। एंड जब आप सुपर पोजिशन करते हो कोहेरेंट सोर्सेज की, सबसे सिंपल वाली, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। सुपर पोजिशन का मतलब होता है एक जगह पे जब वेव आती है तो जो नेट वेवलेंथ होती है वो सारी वेव से आ रही, जो जो वेवलेंथ, सॉरी, जो उसका ये होता है वाई एम्पलीट्यूड होता है,
तो वो सबसे आ रहे एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम होता है। ठीक है, तो मतलब जैसे क्रेस्ट आ रही है, दूसरे की क्रेस्ट आ रही है, तो वेव जुड़ के बड़ी हो जाएगी। क्रेस्ट पे ट्रफ आ रही है तो वेव जुड़ के माइनस हो जाएगी। लेकिन जो सबसे सिंपल वाली है, जब दोनों सोर्सेज कोहेरेंट हैं, बिल्कुल ही एक जैसे हैं, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब नेक्स्ट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये क्या है? व्हेन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, जब कोहेरेंट सोर्सेज हो, हमने तो दो ही पढ़ने हैं। व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट emitting continuous waves of same wavelength, comma same frequency and in same phase या constant phase difference हो, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है वो दैट डज नॉट रिमेन यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करती हैं। वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं रहती? बिकॉज लाइट जो है वो पार्टिकल थोड़ी है, वो वेव है। अगर तो वो पार्टिकल होती फिर कोई चक्कर नहीं था। लेकिन वो किस तरह बिहेव करती है? वेव की तरह बिहेव क्या करती है। तो उसकी डोमिनेंट नेचर यही है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरफेरेंस। इस फिनोमिना को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एंड इट डिपिक्ट्स वेव नेचर ऑफ लाइट। अब होगा क्या, जहां पे क्रेस्ट गिर जाएगी तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी इनके एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे। और जहां क्रेस्ट पे ट्रफ गिरेगी, तो अगर सेम एम्पलीट्यूड से आई तो खत्म ही हो जाएगी वेव, अगर डिफरेंट है तो माइनस होगी। तो जब क्रेस्ट पे क्रेस्ट गिरती है और ट्रफ पे ट्रफ गिरती है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब क्रेस्ट पे ट्रफ गिरे और ट्रफ पे क्रेस्ट गिरे, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब प्लीज ये कंडीशन याद ही कर लें। जब पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा, टू लैम्डा, एक्चुअली ये जो आपकी एक वेव है, इसकी ये जो लंबाई होती है लैम्डा होती है। ठीक है, और जितनी एक सेकंड में ऐसी वेव्स बनती हैं वो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। और फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड अपॉन वेवलेंथ, यही होता है। तो अगर आपका पाथ डिफरेंस यानी दो वेव्स के बीच डिफरेंस, यानी एक वेव यहां से शुरू हुई, एक एक दूसरी भी वहीं से शुरू हो गई, तो भाई वो तो फिर सेम वेव्स थी, सेम जगह से शुरू हुई, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी। अगर पूरी एक वेव पहले शुरू हो जाए, एक वेव यहां से शुरू हो और दूसरी पूरी एक पहले बन के आ जाए, तो जब इस पॉइंट पे बनती है ना, तो दोनों इकट्ठे ही शुरू होती हैं, तब भी कंस्ट्रक्टिव होती है। तो जब पाथ डिफरेंस हो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यानी n लैम्डा, तो वो कंस्ट्रक्टिवली बिहेव करती है। यानी जब पाथ डिफरेंस हो लैम्डा, 0 भी, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब 1.5 का फर्क हो, जैसे λ/2 हाफ हाफ वाला, 3 λ/2 1.5, 2.5, 5 λ/2, जब ये पार्ट डिफरेंस आते हैं तो डिस्ट्रक्टिव। अगर आपको समझ लगे अच्छी बात है तो याद कर लो यार। जब पार्ट डिफरेंस हो n लैम्डा, बहुत जरूरी है ना, इसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलना। तो जब पार्ट डिफरेंस हो n लैम्डा, तो क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब पार्ट डिफरेंस हो λ/2 का ऑड मल्टीपल, ठीक है, तो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी 2n - 1 λ/2। अब एक रिलेशन होता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में। जो पूरी वेव होती है उसकी ये लंबाई जो होती है ये लैम्डा होती है, और जो यहां से लेके यहाँ का फेज का डिफरेंस होता है वो 2 पाई होता है, एक सर्कल वाला। तो आपका क्या रिलेशन होता है? पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स अपॉन पूरी वेव की लंबाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा 5 फेज डिफरेंस अपॉन पूरी वेव का एंगल 2 पाई। ये उनके बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, सो जब हम पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स को एन लैम्डा डाल देते हैं यहाँ पे, कॉपी पे डाल के देख लेना, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो फेज डिफरेंस निकल के आ जाता है 2n पाई। ठीक है, और जब हम पाथ डिफरेंस को डाल देते हैं 2n - 1 इंटू λ/2, तो फेज डिफरेंस निकल के आ जाता है 2n - 1 इंटू पाई। ये बाय हार्ट याद होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, पाथ डिफरेंस n लैम्डा, फेज डिफरेंस 2n पाई। अच्छे से याद कर लें। डिस्ट्रक्ट, इसके बिना आगे काम ही नहीं चलना। डिस्ट्रक्टिव की पाथ डिफरेंस 2n - 1 λ/2 and phase difference 2n - 1 into pi, and the relation between path difference and phase difference is delta x by lambda is equal to delta phi by 2 pi। ये तीनों चीजें बाय हार्ट याद करें, फिर ही आगे बढ़े। तो चलिए, इंटरफेरेंस जब होती है तो जो रिजल्टेंट वेव है उसका क्या एम्पलीट्यूड बनता है और क्या इंटेंसिटी बनती है, वो पढ़ते हैं। तो प्लीज इसको ध्यान से देखें। यहाँ पे एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड जब वो एक पॉइंट पी पे पहुंची तो y1 था, और दूसरी y2, मतलब वेव की इक्वेशन।
तो जो पहली वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज ए, और आप प्लीज याद रखें जो वेव की इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होती है। पहली वेव का जो फेज है दैट इज ओमेगा टी, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड इज बी, तो जो उसकी इंटेंसिटी होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, और जो उसका फेज है दैट इज ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका मतलब एक वेव आई, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड है ए और इंटेंसिटी आई वन, दूसरी वेव जिसका एम्पलीट्यूड है बी और इंटेंसिटी आई टू, दोनों का फेज डिफरेंस जो है दैट इज फाइव, ठीक है। और हमें ना ये रिलेशन मालूम है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का। तो डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा होता है डेल्टा फाई अपॉन टू पाई। तो कभी हमें पाथ डिफरेंस पता हो तो हम इस रिलेशन से फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं, जो हमने कंसिडर करा है फाई, ठीक है। फेज डिफरेंस डायरेक्टली पता तो बहुत अच्छी बात है। सो एक वेव का एम्पलीट्यूड ए, इंटेंसिटी आई वन, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड बी, इंटेंसिटी आई टू, और दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है दैट इज फाइव, ठीक है। जब ये दोनों वेव्स एक जगह पे इंटरफेयर कर गई तो हम ऐसे मान रहे हैं कि जो रिजल्टेंट वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड इज आर, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी इज आई, और रिजल्टेंट वेव का जो फेस ओमेगा टी वाले के साथ है वो थीटा है। तो प्लीज फॉर्मूला याद करें, जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होता है ये याद कर लें, वो होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कॉस फाइव अंडर द रूट। इसकी डेरिवेशन जो है आपको क्लास नोट्स में मिल जाएगी, बट इसकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादातर इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब नहीं इंपॉर्टेंट मतलब ये नहीं कि आता नहीं है, 10 साल में एक बार आएगा, बट एटलीस्ट जिनको फॉर्मूला याद है उनका बहुत अच्छे से काम चल जाएगा। सो जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला वही पैरेललोग्राम लॉ वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव। व्हाट इज ए, पहले का एम्पलीट्यूड, व्हाट इज बी, दूसरे का एम्पलीट्यूड, व्हाट इज फाइव, फेज डिफरेंस। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो टैन थीटा भी याद रखते हैं, टैन थीटा होता है बी साइन फाइव अपॉन ए प्लस बी कॉस फाइव। जिनको नहीं याद हो रहा है इस पार्ट को स्किप कर दे, कोई बात। अब जब दो वेव सुपर इंपोज हुई तो जो नेट इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। यानी ये बहुत अच्छे से दोनों फॉर्मूले याद कर लें कि अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड था ए, एक का बी, और फेज डिफरेंस था फाइव, तो रिजल्टेंट वेव आफ्टर इंटरफेरेंस का जो एम्पलीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव, एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। इसका स्पेशल केस है, दैट इज अगर दोनों इंटेंसिटी बराबर है तो जो नेट इंटेंसिटी निकलती है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके वो सीधी आप याद रखें फोर आई कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, ठीक है। और अभी अभी हम अगले वाले टेबल में देख लेंगे, इस फोर आई को मैक्सिमम इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, आई नॉट या आई मैक्स। तो जो अगर आई वन और आई टू बराबर हुए फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लगाना है, फोर आई कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, वेयर फाइव इज फेस डिफरेंस। पहले ये सारे फॉर्म तीनों फॉर्मूले बाय हार्ट याद करने कि अगर एक वेव और दूसरी वेव सुपर इम्पोज होगी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, जब ए और बी अलग अलग हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, एंड अगर आई वन आई टू बराबर है उस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी। उसको पहले अच्छी तरह से बाय हार्ट याद करो फिर आगे बढ़ो। अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो क्या होगा, ठीक है। हमने अभी करा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, याद कर लें पार्ट डिफरेंस होता है दोनों के बीच एन लैम्डा, और फेज डिफरेंस होता है टू एन पाई। टेक्निकली पूरी पूरी वेव का डिफरेंस होता है, लॉन्ग नोट्स में मिल जाएगा, अभी तो याद ही कर लो, ठीक है। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है दो वेव्स की जिसमें एक का एम्पलीट्यूड ए है दूसरे का बी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ए प्लस बी। एंड कंस्ट्रक्टिव में स्पेशल केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। इसको आई मैक्स भी बोलते हैं। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कब करनी है, जब आपने दोनों वेव्स की इंटेंसिटी अलग अलग ली, तब ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा। एंड स्पेशल केस जब आई वन और आई टू बराबर है तो दो वेव्स आई और आई इंटेंसिटी वाली सुपर इंपोज करी तो उनकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टू ए बनता है जब सेम होती है, लेकिन उनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है वो फोर आई बन जाती है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सब कुछ याद करें, पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा, फेज डिफरेंस टू एन पाई,
डिफरेंट वेव्स हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a प्लस बी, सेम है तो 2a। डिफरेंट वेव्स हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम वाली हो जाएगी अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का स्क्वायर, सेम है तो 4n। और डिस्ट्रक्टिव के लिए फिर याद करो, पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 यानी 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। फेज डिफरेंस 2n माइनस 1 इंटू पाई। अगर अलग अलग एम्पलीट्यूड है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिस्ट्रक्टिव में a माइनस बी का मॉड आएगा, सेम है तो 0। एंड मिनिमम इंटेंसिटी अगर अलग अलग है तो क्या आ जाएगी, अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का स्क्वायर। और अगर सेम है i1 i2 तो उस समय इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। इस टेबल को बाय हार्ट याद करो, पहले ऊपर वाले तीनों फॉर्मूले बाय हार्ट याद करो, फिर नीचे वाले स्पेशल केस याद कर लो। ये तो स्पेशल केस हो गया। अगर स्पेशल केस नहीं है तो आप क्या करोगे, आप पहले ये वाला फॉर्मूला लगा के फेज डिफरेंस निकाल लोगे, आपको पार्ट डिफरेंस पता होगा, फिर आप ये फॉर्मूले लगा लोगे जो भी है। मतलब फिर आपको फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a प्लस बी या a माइनस बी थोड़ी ना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई होगा। तो आपको अगर पार्ट डिफरेंस गिवन है तो पहले पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस वाले रिलेशन से फेज डिफरेंस निकाल के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए तो ये फॉर्मूला लगा लेना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए तो ये लगा लेना, अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर थी तो ये फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, आते हैं न्यूमेरिकल इस पे। और अगर स्पेशल केसेस है, बात ही कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की हो रही है, तो ये सारे फॉर्मूले लग जाते हैं। ये आपकी सहूलियत के लिए डायरेक्टली बने हुए, तो इनको बाय हार्ट याद करो। तो इंटरफेरेंस को जिस एक्सपेरिमेंट ने जिस एक्सपेरिमेंट से यंग्स ने प्रूव किया था, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वाईडीएस एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया जो एक ही वेवलेंथ एमिट कर रहा था, सामने एक कवर कर दिया उसको और दो स्लिट्स बना ली। स्लिट्स का मतलब होता है जैसे ये ऐसे आपने कवर किया तो दो ऐसे ऐसे जैसे लंबी लंबी लाइनें बना ली, जिसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं स्लिट S1 एंड स्लिट S2। और उन स्लिट्स के बीच की जो दूरी है दैट इज स्मॉल डी, और उन्होंने सामने कैपिटल डी डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रख दिया। ठीक है, तो जनरल पॉइंट पी पे उन्होंने कंसिडर किया। ठीक है, हम जो भी लेंगे हम स्मॉल थीटा के लिए करेंगे। ठीक है, बोर्ड्स में ही आता है। तो अगर एक हम जनरल पॉइंट पी कंसिडर कर लें तो एक वेव ऑफ लाइट ऊपर से जाएगी, ठीक है, एक वेव ऑफ लाइट नीचे से जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इस y, इसका जो सेंट्रल सेंट्रल वाली पॉइंट से जो दूरी है दैट इज y, इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखें जो नीचे वाली वेव है वो ज्यादा रास्ता ट्रेवल करके आई है, यानी दोनों के रास्तों में कुछ डिफरेंस है, उसी को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो ये आप याद ही कर लें थोड़ा सा। अगर ये सेंटर को यहाँ पे ज्वाइन करो, अगर ये एंगल थीटा होता है ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये भी एंगल थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो होता रास्ता परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे ये अप्रोक्सीमेटली बराबर आ जाता है। तो दोनों के बीच के रास्ते में जो दूरी आती है वो इतनी आती है जितनी मैंने हाईलाइट करी येलो से, विच इज S2 S1 डैश। तो दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस जो जनरेट होता है दैट इज S2 S डैश S1 डैश है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो पार्ट डिफरेंस अब कितना होगा, अगर ये d है, ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा d cos थीटा, ये सामने वाला होगा d sin थीटा। तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा d sin थीटा, एंड एज थीटा इज वेरी स्मॉल तो हम उसको थीटा लिख देंगे। अब थीटा जो आपने निकालना है इस बड़े वाले ट्रायंगल से निकालना है, वो अप्रोक्सीमेटली tan थीटा ही होगा, y बाय कैपिटल D। ठीक है, सो जो पाथ डिफरेंस निकलता है, ये पहले डेरिवेशन पता होनी चाहिए, फिर ये फॉर्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए, दैट इज डी वाई बाई डी। ठीक है, सो फॉर्मूले को याद करें, छोटा डी वाई बाय कैपिटल डी, ऐसे याद रखें तो आपको याद रहेगा। सो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, छोटा डी, 5-6 बार मन में बोल लो आपको याद हो जाना है, छोटा डी वाई बाय कैपिटल डी। ठीक है, तो ये होगा आपका पार्ट डिफरेंस, ये काम आता है डायरेक्टली पेपर में। अब हम स्पेशल केसेस करेंगे। अगर स्पेशल केस नहीं है, चलो मैं वो बाद में बताता हूँ, पहले स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां कहां पे हो रही है, हम वाई निकालना चाह रहे हैं। तो हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां वहां पे होगी जहां पे पार्ट डिफरेंस होगा एन लैम्डा। अब हमारा पार्ट डिफरेंस क्या था, वाई छोटा डी बाई कैपिटल डी, उसको एन लैम्डा करके वाई निकाल लो। तो वाई क्या आ जाएगा, एन लैम्डा, इसमें उल्टा है, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। एन को 1 डालो फर्स्ट पोजीशन ऑफ मैक्सिमम, एन को 2 डालो सेकंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमम, एन को 3 डालो थर्ड पोजीशन ऑफ मैक्सिमम। कोई भी दो मैक्सिमा के बीच में दूरी कांस्टेंट आएगी, उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब याद ही कर लेना, सेंटर में हमेशा मैक्सिमम बनता है,
क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है, रास्ते बराबर हैं। पहला मैक्सिमा कहाँ बनेगा? एक फ्रिंज विड्थ पे, तो वो हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, एक फ्रिंज विड्थ पे। भाई सेंटर पे मैक्सिमम है तो अगला एक पे बनेगा। दूसरा मैक्सिमा कहाँ बनेगा? दो फ्रिंज विड्थ पे। तीसरा कहाँ बनेगा? तीन। ठीक है, ये याद कर लेना, सीधे पूछते हैं पेपर में न्यूमेरिकल में। और मिनिमा में क्या होगा देखो, उसी पार्ट डिफरेंस को विच इज वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, उसको किसके बराबर कर देंगे? 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो वहां से y निकल गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसमें n को 1 डालें तो पहला मिनिमा बनेगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी हाफ पे। दूसरा कितना बनेगा? लैम्डा कैपिटल डी बाय डी इंटू 3/2 पे, डेढ़ पे। फिर ढाई पे। जो दो, मैं बताता हूँ आपको, 2 मिनट रुकना। जो डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा है उसको भी फ्रिंज विड्थ कहते हैं, वो सेम ही आना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा एंड टू मैक्सिमा इज बीटा, विच इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो होता क्या, आपको याद कैसे करना, देखो मेरी बात सुनो। ये आपका सेंट्रल मैक्सिमम या तो मैक्सिमम बनेगा, एक बीटा पे मैक्सिमा बनेगा, टू बीटा पे मैक्सिमा बनेगा, थ्री बीटा पे मैक्सिमा बनेगा। हाफ ऑफ बीटा पे, आधे पे पहला मिनिमा बनेगा, डेढ़ पे दूसरा बनेगा, ढाई पे तीसरा बनेगा। तो कभी भी आपको कोई पूछे ना थर्ड मैक्सिमम, तो सीधा बोल देना थ्री बीटा, फोर्थ मैक्सिमम फोर बीटा, उसका कोई इश्यू ही नहीं है। अगर कोई पूछे सेकंड मिनिमम, तो गिनना पहले आधा फिर डेढ़, पता होना चाहिए ना, हाफ, 3/2, 5/2 ऐसे गिनना है। ठीक है। और अगर कोई पूछ ले थर्ड मिनिमम, तो 5/2, ढाई। ठीक है, वो आधे पे होता है, आधा, डेढ़, ढाई, मतलब हाफ, 3/2, 5/2, 7/2 ऐसे होगा। ऑड बाई टू पे होगा, और वो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बीटा पे होंगे। तो ऐसा एक पैटर्न बनता है जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, जिसमें पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आपसे पूछी जाएगी और आपको निकालनी नहीं चाहिए। कई बार वो क्या बोलेंगे, स्पेशल मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशन नहीं बोलेंगे, वो एक जगह का पाथ डिफरेंस दे देंगे। ठीक है। तो जब वो एक जगह का पार्ट डिफरेंस दे देंगे तो वो यहां पे डाल देना डेल्टा एक्स, आपको उसकी पोजीशन मिल जाएगी सीधा। फिर वो थोड़ा सा और मुश्किल करेंगे, पार्ट डिफरेंस नहीं देंगे, फेज डिफरेंस दे देंगे। तो आप पहले ये रिलेशन निकालना, डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा क्या होता है? डेल्टा 5/2 पाई। तो वहां से पार्ट डिफरेंस निकाल लेना, पार्ट डिफरेंस यहाँ पे रख देना, उसकी पोजीशन था। ठीक है। और उन पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस पे इंटेंसिटी पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सेम है तो ये लग जाएगा। मतलब स्पेशल केसेस हैं तो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मल वाले फॉर्मूले लगते हैं, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। लेकिन पाथ और फेज डिफरेंस का रिलेशन जरूर याद रखो, एक पता है तो दूसरा आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो पहले जब आप ये वन शॉट सुनेंगे ना, उसके बाद कभी टाइम मिला, आप बिना लेक्चर सुने अपने नोट्स रिवाइज करना, आपको लाइन में सारा कुछ समझ लग जाएगा। और जितना हमने क्लास में करा, इससे बार कभी कुछ आता नहीं इसमें, पहले अच्छे से कर लो, एंड बाद में एक बार निगाह मारना, आपको सारे न्यूमेरिकल हो जाने, उतने सी प्रॉब्लम नहीं आती। तो नेक्स्ट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल, एंड ड्यू टू विच इट स्प्रेड्स एंड illuminates areas where a shadow is expected। एंड जो लाइट है बेसिकली वो बेंड कर जाती है, और आपको ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ जो कॉर्नर्स हैं वो आपको मिलते हैं। लेकिन कैसे मिलते हैं देखें, इसको सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, वो लाइट जो है वो एक ही इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है, वो एक स्लिट से पास हो रही है, और उस एक स्लिट की विड्थ है ए। ये इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी स्लिट होगी, तो दिखाएगी डायग्राम में। तो जब लाइट यहां से निकलती है तो लाइट के अपने ही वेव फ्रंट्स आगे पीछे हो जाते हैं। यंग्स डबल स्लिट में इंटरफेरेंस में दो सोर्सेज ऑफ लाइट थी, और वो दोनों आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन मतलब उनमें पार्ट डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप डिफ्रैक्शन की बात करें तो डिफ्रैक्शन में एक ही स्लिट से एक ही सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, और वो बिकॉज ऑफ बाउंड्री वो खुद से ही आगे पीछे हो जाती है। और जब वो खुद के साथ ही सुपर इम्पोज करती है तो आपको एक पैटर्न मिलता है जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसका याद रखें, इंटेंसिटी का ग्राफ, सेंटर में एक मैक्सिमम मिलता है, जो इंटरफेरेंस है उसमें तो ऐसे बराबर मिलते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक सेंटर में मैक्सिमम मिलेगा, फिर मिनिमम, इसमें कभी भी मिनिमम की इंटेंसिटी पूरी जीरो नहीं होती। ठीक है। फिर छोटा मैक्सिमम मिलता है, फिर और छोटा, फिर और छोटा, ऐसा मिलता है। इंटरफेरेंस में बिल्कुल सिमेट्रिकल मिलते हैं। तो इसमें अगर विड्थ ऑफ स्लिट ए है, तो अगर आप सिमिलरली उसी की तरह यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो इसमें भी जो पार्ट डिफरेंस आता है वो ए साइन थीटा आता है।
तो जो इसका पार्ट डिफरेंस आता है ए साइन थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है। इसमें बस उल्टा होता है, इसमें एन लैम्डा पे मिनिमा मिलेगा एंड 2n+1 लैम्डा बाई 2 पे मैक्सिमा मिलेगा। तो इसमें पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा पे उल्टा है। अगर आपको इसका रीजन जानना है तो लेक्चर सुने, जरूरत है सच नहीं है। और अगर 2n+1 लैम्डा बाई 2 लिखेंगे तो आपको मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, अब सेंट्रल मैक्सिमा होगा कहां तक? जहां तक पहला मिनिमम है ऊपर नीचे वहां तक सेंट्रल मैक्सिमम है। तो अगर हमें सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ निकालनी है या ये एंगुलर विड्थ निकालनी है, तो हमें वो पोजीशन निकालनी पड़ेगी जहां पे पहला मिनिमम है। तो इसमें मिनिमम के लिए पार्ट डिफरेंस होता है एन लैम्डा, एंड फॉर फर्स्ट मिनिमम हम एन को 1 डाल देंगे। तो जब आप एन को 1 डाल दोगे तो थीटा कितना निकल आएगा? लैम्डा बाय ए। तो ऊपर लैम्डा बाय ए थीटा और नीचे लैम्डा बाय ए थीटा, इतना चौड़ाई होती है सेंट्रल मैक्सिमम की। इसको बोलते हैं एंगुलर विड्थ। प्लीज इसका फॉर्मूला याद रखें ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अगर आपको से कोई विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम पूछ ले तो आप थीटा को डाल दो वाई बाय डी। आप थीटा को डाल देना वाई बाय कैपिटल डी। तो वहां से जैसे आप थीटा को डाल दोगे वाई बाय कैपिटल डी, तो कैपिटल डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो जो वाई निकल के आएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई ए, ये आएगी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। उसके बाद अगर आपको ढूंढनी है फर्स्ट मैक्सिमम की ऊपर वाले की विड्थ, तो आपको सेकंड मिनिमम की पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी। तो फिर आप एन को 2 डाल लेना। ठीक है, तो एन को 2 डाल के अगर थीटा निकालोगे ना, एग्जैक्टली डबल आ जाएगा। ये जो ये वाला था, ये जो थीटा निकला था एग्जैक्टली इसका डबल आ जाएगा। तो उसकी एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी? थीटा हो जाएगी। जो सेंट्रल मैक्सिमम था वो ऊपर भी थीटा था नीचे भी थीटा था, ये पहले वाला सिर्फ ऊपर थीटा होगा, तो इसकी एग्जैक्टली एंगुलर विड्थ हाफ होगी। सिमिलरली जब आप इसकी विड्थ निकालोगे, इसकी पोजीशन ऊपर वाले की आई थी वाई कैपिटल डी बाई ए, उसकी आ जाएगी 2y कैपिटल डी बाई ए। उसमें से ये माइनस कर लेना। तो इसकी जो विड्थ होती है वो y कैपिटल डी बाई ए होती है। मतलब आपको याद रखना है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम जो फर्स्ट की होती है एग्जैक्टली इसका हाफ होती है। इतना याद रखना है। तो ये डिफ्रैक्शन है, एंड इसमें जो लाइट है वो अपने से ही सुपर इम्पोज करती है। इसके फॉर्मूले याद रखें, एंड इसके साथ ही चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट है। लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको वन शॉट से रिवाइज करके, अगर अभी टाइम नहीं होता, कभी आप अगले दिन पेपर दे रहे हो तो अगली बात है, लेकिन बोर्ड से पहले एक बारी वन शॉट सुन के अच्छे से फॉर्मूले याद करके फिर क्लास नोट्स बिना लेक्चर के भी सुनोगे तो आपको सारे समझ लग जाएंगे। एंड विद लेक्चर सुनोगे तो बेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। जितना हमने लेक्चर्स में कर रखा है उससे बाहर आपको क्वेश्चन दिखेंगे नहीं, तो बहुत अच्छे से चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। ज्यादातर बच्चों को औखा लगता है, बट जितना करा है उसको बहुत अच्छे से याद कर लो, समझ लो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन सिमिलर से ही आते हैं इसमें।